नमस्कार, मेरा नाम पुरुषोत्तम है और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम आज की कहानी, जिसमें हम बात करते हैं उस दिन से जुड़ी हुई भारत की ऐतिहासिक कहानियों पर। आज 11 अक्टूबर है और आज की कहानी से संबंध है लोकनायक जयप्रकाश नारायण से। अकेला चना क्या भाड़ फोड़ सकता है? यह सवाल हमेशा दिमाग में उठता है जब हम सरकारी सिस्टम की मार खाते हैं। लेकिन लोकतंत्र में ऐसे कई चने हुए जिन्होंने अकेले ही घड़े रूपी सरकार को तोड़ दिया, उसे निस्तेनाबूद कर दिया। जयप्रकाश नारायण एक ऐसे ही शख्स थे जिन्होंने अपनी जिंदगी देश के नाम कर दी और अकेले दम पर तत्कालीन इंदिरा सरकार को दिन में तारे दिखा दिए। जयप्रकाश नारायण का नाम जब भी जुमा पर आती है तो यादों में रामलीला मैदान की वह तस्वीर उभरती है, जब पुलिस जयप्रकाश को पकड़कर ले जाती है और वह हाथ ऊपर उठाकर लोगों को क्रांति आगे बढ़ाए रखने की अपील करते हैं। जयप्रकाश नारायण ही वह शख्स थे जिनको गुरु मानकर आज के अधिकतर नेताओं ने मुख्यमंत्री पद तक की यात्रा की है। लालू यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, जॉर्ज फर्नांडिस, सुशील कुमार मोदी जैसे तमाम नेता कभी जयप्रकाश नारायण के चेले माने जाते थे, लेकिन सत्ता के लोभ ने उन्हें जयप्रकाश नारायण की विचारधारा से बिल्कुल अलग कर दिया। जयप्रकाश नारायण ही थे जिन्होंने उस समय की सबसे ताकतवर नेता, आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी से लोहा लेने की ठानी और उनके शासन को हिला भी दिया। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि आज उनके आदर्शों की उनकी ही पार्टी में उन्हें कोई नहीं पूछता। सभी जानते हैं अगर इतिहास में जयप्रकाश नारायण नाम का इंसान नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भविष्य नहीं होता। जेपी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार में सारण के सिताब दियारा में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवकी बाबू था, माता फुलरानी देवी थी। 1920 में जयप्रकाश का विवाह प्रभा नामक लड़की से हुआ। प्रभावती स्वभाव से अत्यंत मृदुल थी। उन्होंने ही अपने पति जयप्रकाश नारायण को गांधी जी से मिलने की सलाह दी थी। पटना से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद वह शिक्षा के लिए अमेरिका भी गए। हालांकि उनके मन में भारत को आजाद देखने की लौ जल रही थी। यही वजह रही कि वह स्वदेश लौटते और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हुए। अमेरिका से पढ़ाई करने के बाद जेपी 1929 में स्वदेश लौटे। उस वक्त वो घोर मार्क्सवादी हुआ करते थे। वह सशस्त्र क्रांति के जरिए अंग्रेजी सत्ता को भारत से बेदखल करना चाहते थे। हालांकि बाद में बापू और नेहरू से मिलने और आजादी की लड़ाई में भाग लेने पर उनके इस दृष्टिकोण में बदलाव आया। नेहरू के कहने पर जेपी कांग्रेस के साथ जुड़े। हालांकि आजादी के बाद वह आचार्य विनोबा भावे से प्रभावित हुए और उनके सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। उन्होंने लंबे वक्त के लिए ग्रामीण भारत में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। उन्होंने आचार्य भावे के भूदान के आह्वान का पूरा समर्थन भी किया। जेपी ने 1950 के दशक में राज्य व्यवस्था की पूर्ण रचना नामक एक पुस्तक भी लिखी। कहा जाता है कि इसी पुस्तक के आधार पर नेहरू ने मेहता आयोग का गठन किया। इससे लगता है कि सत्ता के विकेंद्रीयकरण की बात शायद सबसे पहले जेपी ने उठाई थी। उस समय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनवरी 1977 का आपातकाल हट गया था। लोकनायक ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन के चलते देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इसके बाद भी जेपी का सपना पूरा नहीं हो पाया। इस क्रांति का प्रभाव न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम छोटे देशों पर भी पड़ना शुरू हो गया।
वर्ष 1977 में हुआ चुनाव ऐसा था जिसमें नेता पीछे थे और जनता आगे थी। यह जेपी के करिश्माई नेतृत्व का ही असर था। जयप्रकाश मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हुए और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1998 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। जेपी ने 8 अक्टूबर 1989 को पटना में अंतिम सांस ली। आज की कहानी में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।